सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, बीजेपी एक उभरती हुई पार्टी है कश्मीर में। अगर हम बात करें, हालिया दिनों हमने देखा कि आपको एक साथी भी मिल गया राज्यसभा में सत शर्मा की शक्ल में। तो एक रोड मैप होता है हर किसी पार्टी का कश्मीर को लेके, या जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो सर, आपका जो रोड मैप है लार्जर रीच आउट के लिए, तो वो क्या है कश्मीर को लेके? देखिए, जब मैं भारतीय जनता पार्टी में आया था 2008 में, तो मैंने यही सोचा था कि जिस पार्टी का मैं कार्यकर्ता हूँ वो जम्मू कश्मीर की मेन स्ट्रीम पार्टी होनी चाहिए। अब क्या होता है कि पॉलिटिकल जमात में लोग फूंक मार मार के कार्यकर्ताओं को, पॉलिटिकल लीडर्स को ज्वाइन करवाते हैं जी, कहीं मेरा हिस्सा ना खा जाए। तो हम उसको उल्टे ढंग से सोचते हैं कि अगर हम दो लोग होंगे तो हम दो हिस्से लेंगे। पॉलिटिकल जमात ऐसी होती है, एक माँ की तरह होती है। तो लोग सोचते हैं उसका एक ही बेटा हो तो एक ही खाएगा। तो हम ये सोचते हैं कि दो आएंगे, चार आएंगे तो बांट के खाएंगे। तो हम यही सोचते हैं और आगे बढ़ रहे हैं। आज पार्टी में जब हम आए तब तो फतवे लगते थे, कोई मुसलमान कम ही। तो अब तो प्राइम मिनिस्टर साहब का बहुत एक्सेप्टेबिलिटी है कश्मीर में। हम लोगों में जाते हैं, लोग अब एक अल्टरनेट समझते हैं। और एक्सेप्टेबिलिटी के बाद दूसरा फेस, कांग्रेस भी जब 47 के बाद यहाँ, उसको भी एक्सेप्टेबिलिटी नहीं था। बड़ी लेट लोगों ने रिकॉग्नाइज करा है। तो इसलिए हम काम करते हैं, हम फल की इच्छा भी नहीं करते। काम करना, लोगों में रीच आउट करना, ये हमारा पैशन में आता है। अलग अलग सेगमेंट्स को कश्मीर के हर ज़िले में जाना, अफसरों और लोगों में कम गैप करना, अफसरों को रिड्रेसल मोड में लाना, एक पार्लियामेंटेरियन का, असेंबली के एमएलए का काम होता है। आल्दो हम डिपेंडेंट वोटर पे होते हैं, लोगों में भी टाइम जाता है। जैसे चाइना जो है, उसमें पेपर का जो है, पेपर वर्क में टाइम ज़ाया नहीं होता। हमारे कागज़ों में ही ज़्यादा टाइम कंप्लीट होता है, 99% हमें। तो प्राइम मिनिस्टर साहब का भी ये विज़न और मिशन है कि हमारे अफसर भी रिड्रेसल मोड में बैठे, ना कि फाइलें रोटेट कर दिया, डिले करना। तो हम यही एक्सपेक्ट करते हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि एक वक्त था बीजेपी को अनटचेबल यहाँ पे माना जाता था, लेकिन आपके जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने मेहनत की, आपने खुद मेहनत की, और जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का मिशन है वो भरपूर यहाँ पे फूला फला। तो क्या आपको लगता है कि वो फेज़ ओवर हो चुका है, अब बीजेपी को एक्सेप्टेंस मिल रही है ग्राउंड लेवल पे कश्मीर में? नहीं, हम सियासी नर्सरिंग नहीं करते हैं, हम झूठ नहीं बोलते हैं, हम लोगों को दोहरी जहनियत नहीं खड़ी करते हैं। कभी उनको तरह तरह की बातें करना, ऑटोनॉमी, मैं ऑटोनॉमी के लिए कभी एक सेमिनार ही नहीं करा तो मैं ऑटोनॉमी करूँगा तो आज सोशल मीडिया के ज़माने में आज बुरा लगता है। हम वही बात करते हैं जो हम करते हैं। हमने, हमारा सिक्योरिटी ग्रिड ने, जम्मू कश्मीर के अवाम ने, और हमारे होम मिनिस्टर साहब के, प्राइम मिनिस्टर साहब के विज़न ने, यहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उन्होंने मिल बैठ के, और ख़ासकर युवा पीढ़ी ने, आप जो पोर्टल वाले लोग हैं, मीडिया वाले लोग हैं, हम अमन करने में, यहाँ अमन लाने में कामयाब हुए हैं। और बहुत हद तक हमारे बच्चे जो हैं, अब उनका जो एनर्जी है वो स्कूलों में, पढ़ाई में लगता है। बच्चे खेल कूद के लिए अच्छे कंपटीशंस कर रहे हैं। तो हम काम से लोगों में, हमारा प्रोपगेशंस काम है, हम लोगों में दिखते हैं। कहीं होम स्टे का शुरुआत करी, कहीं किसान खेत में दिखता है, कहीं एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं। हमारा दूध का इंपोर्ट कम हो जाए, हमें मीट का इंपोर्ट यहाँ कम हो जाए, एग्रीकल्चर सेक्टर के यहाँ, हॉर्टिकल्चर के यहाँ यूरिया कम हो जाए और लोग ऑर्गेनिक खेती की तरफ बढ़े, यहाँ होम स्टे का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़े, यहाँ लोग तफरी गाँव पे, सैर गाँव पे प्लास्टिक का इस्तेमाल ना करें, यहाँ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो, जहाँ इंडस्ट्रियल कंसेप्ट हो, यहाँ लोग अपनी दस्तकारी से जुड़े रहें, यहाँ लोग अपने जो खासकर यहाँ की एक एक डिस्ट्रिक्ट्स का जो वन प्रोडक्ट है, जैसे कोई अखरोट से ज़िला जाना जाता है, कोई सेब से जाना जाता है,
कोई केसर से जाना जाता है, कोई मतलब कारपेट से, कोई इस तरह का जो भी हम लोगों के बीच में रहता है। लोग ज़्यादा डिमांड नहीं करते हैं, लोग यही चाहते हैं कि हमारे दुख दर्द में रहें, तो हम लोगों के दुख दर्द में रहते हैं। हम ये नहीं सोचते कि उनका सियासी नर्सरिंग करें, इमोशनल बयान दें, उनको एक्सप्लॉइट करें, उनमें दोहरी ज़हनियत खड़ी करें, उनमें स्लोगन ही रहें। कभी कई स्लोगन्स दिए हैं हमने। तो कश्मीर के लोग मासूम हैं और बड़ी मुश्किल से जब लड़ते थे, किसी पे थूक दिया यहाँ कागड़ी, वहाँ से इनको कौन 47 तक ले गया, डिस्ट्रक्शन तक। यहाँ कब्रिस्तान भरे गए हैं, यहाँ यतीम हैं, बेवाएँ हैं। तो मरहम पट्टी करके आगे जो एग्रीब हैं फैमिलीज, आपने देखा होगा कि जिनके मिलिटेंसी की वजह से जो अमवात हुई हैं, उनको कैसे रिहेबिलिटेट किया जाए। आस्ता आस्ता चलते चलते यहाँ इलेक्शन में लोग 10,000 से MP बन जाते थे। यहाँ लोग प्रिंस की तरह कुर्सी पे बैठते थे, डाइवर्शन हो जाती थी पैसों की, अकाउंटेबिलिटी नहीं होती, कोई भी शफाफियत नहीं थी। यहाँ किसी ने सोचा ही नहीं था 3 टायर का इलेक्शन, या किसी ने सोचा था 60% से ऊपर लोग पार्टिसिपेशन होगा। यहाँ MP का आपने देखा होगा ग्राउंड लेवल पे जी। हम सब हैं। MP साहब, आपसे एक ज़रूरी बात जानना चाहेंगे, क्योंकि आपने बखूबी बताया कि बीजेपी ऐसी पार्टी है जो हॉलो स्लोगन्स में यकीन नहीं रखती है, कमिटमेंट्स पे यकीन रखती है। लेकिन आपकी तरफ से एक बड़ी कमिटमेंट है स्टेटहुड रेस्टोरेशन। ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस प्राइम मिनिस्टर इज़ ऑन द रिकॉर्ड, होम मिनिस्टर साहब ऑन द रिकॉर्ड है, लेकिन क्यों नहीं हो पा रहा है रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड? देखिए, कोई दे सकता है हमारे बिना? कोई नहीं दे सकता। तो फिर झूठ क्यों बोलते हैं लोगों के साथ? हमने बोला है तो हम देंगे ना जी। हम देंगे। हमने एक एक करके, ये बोलते थे इलेक्शन ही नहीं करवा सकते। मैं आज गया वहाँ जो नौगाम में जो ब्लास्ट से मासूम शहरियों की, हमारे FSL के लोगों की, वहाँ टेलर की, वहाँ कंप्यूटर ऑपरेटर की डेथ्स हुई है। वहाँ कई जमातें जो सत्ता में रही हैं, जिन्होंने लोगों ने इनको सत्ता में रखा है, वहाँ उनको हाल पूछने तक नहीं गया है। तो हम इन चीज़ों पे नहीं, हम पॉलिटिकल सियासी लोगों का सियासीकरण नहीं करते। तो कब तक हम उम्मीद रखें स्टेटहुड? देखिए, एक एक करके हम सब चीज़ देंगे। हमने बच्चों को स्टोनिंग से स्कूलों में लिया है। हमने किसान खेत में जाता नहीं था, यहाँ व्यापारी का दुकान खुलता नहीं था, यहाँ लोग भाग रहे थे। यहाँ हमने लोगों में ज़हनी ठहराव पैदा किया है। आज जिसका एक दुकान था 2 बना रहा है, जिसका एक होटल था वो रिपेयर कर रहा है। आज अपने घर में लोग पैसा लगा रहे हैं। आज लोग यहाँ प्लॉटिंग करते हैं, लोग बसते हैं, या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है। तो मैं आपसे बात कर रहा था कि एक एक चीज़ करके हम माइक्रो लेवल पे हम काम कर रहे हैं और उस तरफ बढ़ रहे हैं, स्टेटहुड की तरफ। ओके सर, बात करें पहलगाम अटैक की। अप्रैल 22 को आप बखूबी जानते हैं कि एक हादसा हुआ पहलगाम में। उसके बाद जो हमारा टूरिज़्म सेक्टर है, जिसके साथ हमारी इकोनॉमी, जिसे बैकबोन भी कहा जाता है, शैटर होकर रह गई है। वो टूरिस्ट स्टेक होल्डर्स जितनी भी कश्मीर में हैं ऑलमोस्ट पैरालाइज्ड है, और बहुत सारे लोगों ने स्विच भी किया है जॉब्स को लेके। इस तरीके की कोई पॉलिसी एक्सपेक्ट कर सकते हैं ताकि उनको रिहेबिलिटेट किया जाए? साल तो लगभग पूरा ज़ाया हो गया। बहुत सारे पासेस जो है ट्रैक के हैं, जहाँ बहुत सारी टूरिस्ट जो जगह हैं उनको सिक्योरिटी, लोगों के हिफाजत के लिए सिक्योरिटी ग्रिड ने उसको बंद करा था। बट एक एक करके जैसे जैसे हालात सुधरते हैं उसको ठीक किया है। सबसे बड़ी बात है कि पहलगाम साने के बाद कश्मीर के नौजवान बच्चों ने, कश्मीर के यूट्यूबर्स ने, कश्मीर के मीडिया फ्रेटर्निटी ने, कश्मीर के उलमा ने, कश्मीर के सीजन इंटेलेक्चुअल क्लास ने, इंडस्ट्रियलिस्ट ने, सभी तबकों ने उसकी बहुत सख्त अल्फाज में मजम्मत करी
और जो पॉलिटिकल लोग जो उनको उनके जहन में दोहरी जहनियत बरते थे, उनको एक रास्ता दिया कि दिस इज़ द वे, और उससे कश्मीर के नौजवान का एक स्टेचर बढ़ा है और ऑब्स्टेकल्स कम हुई हैं, और एक स्टार्टअप स्टैंड अप के ज़रिए वो देश को वज़ीर-ए-आज़म साहब का जो एक फिक्स टारगेट रखा है कि हम एक बड़ी ताकत दुनिया की बनेंगे। कश्मीर, जम्मू कश्मीर के बच्चे बहुत टैलेंटेड हैं और उसमें कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। एमपी साहब, और एक चीज़ आपसे जानना चाहेंगे कि उमर अब्दुल्ला की जो गवर्नमेंट है 1 साल से ज़्यादा हो गया, क्या आपको लगता है कि जो उन्होंने वादे किए थे क्या वो उन पे खरे उतरे हैं? एज ए सीनियर एनालिस्ट भी हैं आप और एमपी भी हैं, आपकी क्या राय है? देखिए, बेसिकली जो फैमिली का पार्टी होता है, इसमें फैमिली फ्यूड से ही बाहर नहीं आते हैं, और इन्होंने प्री एब्रोगेशन से यहाँ हुकूमत करी है। इनको कल्चर ही नहीं था कि सरपंच को भी पैसे डायरेक्ट भेजने हैं। इनको कल्चर ही नहीं था कि उनको पेंशन वाले को डायरेक्ट पैसे भेजने हैं। इनको कंसेप्ट ही नहीं था कि किसान को डायरेक्ट पैसे जाएंगे। तो ये दूसरे माहौल में रहे हैं। एडहाक पे गरीब बच्चों को एक पॉपुलेशन और नौकरी का एक रेशो होता है, इन्होंने उसका तवाज़न ही बिगाड़ दिया पिछले सालों में। ये तो गवर्नर साहब ने थोड़ा बहुत ठीक करा है पिछले सालों में। उसमें एडहाक लेवल पे ले गए, अपने घरों में बर्तन साफ कराए, बिजली में, पानी में, सेहत में, हेल्थ उसमें, स्पोर्ट्स में रहबल का एक कल्चर चलाया। मतलब बच्चों की जो प्राइम एज है 20 से 40 साल तक, वो ख़त्म कर दी। आज हमारे पास लोग आते हैं, मैंने उनका एक पेंडिंग था SBM साक्षर भारत मिशन, जो एल्डर्स को पढ़ाते थे, उनको 2000 पर मंथ मिलता था, वो 12 में पता नहीं 8 में निकाल दिए थे जी। 2012 में शायद। उनका मैंने 16 करोड़ रुपए पेंडिंग बनाया अभी। उनको एज हो गई 40 प्लस है सबकी। उनको वो कहता है हमें सारा एग्ज़ाम ऐसे लिया जैसे रिक्रूटमेंट होती है। तो हमारा ना जो हमसे सर्विसेज ली उसकी उजरत नहीं दी, ना हमें ये जो NYK है जी, जो बाकी NYC वाले के नहीं, NYC हाँ, बाकी जो अढ़ाक वाले बच्चे हैं, हमने एक एक करके उनको क्लब करके तो हमने उसको ठीक करने की कोशिश करी है। प्राइम मिनिस्टर साहब का विज़न ये है कि हमारे बच्चे ऐसी पढ़ाई करें कि जो हम नौकरी देने वाले बने। हम कहीं आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज़ पढ़ के कितने टीचर लैंग्वेजेस में लग जाएंगे जी, तो उनको रोज़गार के लिए रोज़गार जनरेट करना पड़ता है। तो आज बहुत मौके हैं कश्मीर के, बहुत सारी चीज़ों को GI टैग दिया है, तो बहुत स्कोप है। कोई भी आदमी स्टार्टअप स्टैंड अप के लिए वो अपना आप को ग्रो कर सकता है और देश को कंट्रीब्यूट कर सकता है, और लोकल फॉर वोकल में पार्टिसिपेशन के बाद आगे बढ़ सकता है। बिल्कुल एमपी साहब, और एक चीज़ बड़ी इम्पोर्टेंट है, रिजर्वेशन का मुद्दा। आपने भी कई डिबेट्स में इस पे बात की, खुलेआम बात की आपने। नेशनल कॉन्फ्रेंस के MP अगरवाला साहब ने एक डेडलाइन मुकर्रर की है, दिसंबर 20 वो सड़कों पे आ जाएंगे स्टूडेंट्स के साथ। आप भी एक MP है, फ़र्क सिर्फ इतना है वो लोकसभा में, आप राज्यसभा में। आपकी क्या इस पे टिक? देखिए, जो रिजर्वेशन है, दलित का रिजर्वेशन है 7.5% जी, और एक शेड्यूल ट्राइब रिजर्वेशन थी पहले 10%, जिसमें आपके गुरेज के लोग थे, शीना बरादरी, जिसमें लद्दाख की 8 कम्युनिटीज़ थी, और जम्मू से 2 कम्युनिटीज़ थी, गद्दी और सिप्पी, और जम्मू कश्मीर में 2 कम्युनिटी और हैं, एक कम्युनिटी है गुजर और बकरवाल। इनको ये 10% रिजर्वेशन था। इसके अलावा OBC था, RBA था, वो 20% था जी। पहले इनके ज़माने में भी चलता था। अब क्या करा है सरकार ने, RBA से अब वो करा है उसको इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जी। तो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को इसलिए दिया है, वो कश्मीर के भी हैं और जम्मू के भी हैं, उसमें जनरल कैटेगरी के लोग हैं जी।
आरबीए में जनरल कैटेगरी के लोग थे, 20% उनको रिजर्वेशन थी, क्योंकि वो रिमोट इलाकों में रहते हैं। कश्मीर प्रोविंस के भी कोई रिमोट इलाके थे, जम्मू के भी थे। अब एक ST2 आया है जो पार्डर में है, और आपके उड़ी इलाका है, आपका बारामूला का इलाका है, कुछ आपके पॉकेट्स हैं, और जम्मू प्रोविंस से रजौरी पुंछ का इलाका है, उसमें जनरल कैटेगरी के लोग हैं। तो ये एक इन्होंने हुआ खड़ा करने की कोशिश करी है। अब ओबीसी है पूरे देश में, 27% रिजर्वेशन है, उनका पॉपुलेशन है। अब JNK में पॉपुलेशन दलित का 7.5% है, तो उनको 7.5% रिजर्वेशन है। ST1 जो है वो उनका 10% था, उनको 10% थी, जो 11 का सेंसस है। अब क्या है कि ओबीसी को 8% मिला है। अब ओबीसी पहले जो कश्मीर में था उसको रिजर्वेशन नहीं था, तो मोटे तौर पे जो रिजर्वेशन है वो उतनी है 7.5 SC, 10% जो पुराना ST जी, और जो इसमें थी OBC का 8%, 25%। तो बाकी जो 25 ऐड हुआ है वो जनरल कैटेगरी के लोग हैं जी। तो मेरा कहने का मतलब है कि दे कैन क्रिएट द इशू बट दे डोंट अंडरस्टैंड द इशू। उसका माइक्रो एनालिसिस क्या है, दे डोंट फील द फीलिंग ऑफ द रिजर्व पीपल्स। अभी भी कुछ बोल रहा था कि किसी ने गाली दे दिया कि वो फलाना वहाँ से उठ के आया और उसने वो उसको क्या हो गया, थप्पड़ लग गया। तो आपने एक केस देखा होगा। तो ये रिजर्वेशन क्यों होती है कि कुछ कम्युनिटीज़ को आप पॉलिटिकल स्टिग्मा होता है, उसको आप इन्फीरियर समझते हैं। जैसे आपके कश्मीर में किसी को गाली देनी हो तो गुजर बोलते हैं, तो अब वो ये दिस इज कॉल्ड स्टिग्मा, मतलब उस कम्युनिटी को आप गाली देंगे। अब SC/ST अट्रॉसिटीज एक्ट क्या है कि आप उसको इस तरह देंगे, लेकिन ये जो सरकारें नहीं, ये तो अनंतनाग के कश्मीरी को भी गुजर भी बोलते हैं। गुजर का मतलब जो गरीब है, तो उसमें ये सारी चीज़ें इनको समझ नहीं है। ये सिर्फ हवा क्रिएट करते हैं, शाम को इकट्ठे बैठते हैं, दिन को अलग अलग होते हैं। और एक और प्रॉब्लम भी है इनमें नेशनल कॉन्फ्रेंस में कि ये फैमिली का पार्टी है। जब हम फैमिली का पार्टी बोलते हैं उसमें हमारा मतलब ये नहीं है कि मैं MP हूँ तो मेरा बच्चा MLA या MP का इलेक्शन नहीं लड़ सकता। हमारा इसमें मकसद ये रहता है कि उसका पॉलिटिकल पार्टी में इंटरफेरेंस रहता है। मतलब जो पॉलिटिकल पार्टी की फंक्शनिंग है उसमें फैमिली का इंटरफेरेंस रहता है, और जो डिफरेंट कम्युनिटीज़ को वहाँ अपॉर्चुनिटी मिलनी। अब सभी फूल है ना स्टेट में, एक एक करके तो थोड़ा थोड़ा बनता है ना सब। तो रूहुल्लाह साहब एक फूल से हैं, तो उसको अकोमोडेट नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं कर रही क्योंकि उसमें फैमिली का इंटरफेरेंस है। तो अगर वो BJP होगी तो उसमें वो उसको इंटरफेरेंस नहीं होगी, क्योंकि BJP को फैमिली का कोई वो है नहीं है। BJP मैं से हम में आ गई हैं, इनमें ही रहता है मैं बनूंगा, मेरा बेटा बनेगा, भाई बनेगा, मैं ही बनूंगा। तो उसका पॉलिटिकल जो अपॉर्चुनिटीज़ होती है डिफरेंट सेगमेंट को, वो नहीं मिलते हैं। तो इसमें ये इसका भी 2-4 है नेशनल कॉन्फ्रेंस, फ्यूड का 2-4 है। ऐसे गरीब लोगों को, जैसे हम चलेंगे तो हमारे साथ थोड़ी गाड़ियाँ नहीं, सिक्योरिटी की गाड़ी चलती है। आप नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस का पुराना कल्चर है, इनके साथ 40-40, 100-100, 200-200 गाड़ी चलती है। तो ये उनका एक ठाट वाट का, एक दहशत का एक तरीके का, लोगों को उस तरह करके कि हम मिनिस्टर लोग हैं। हम तो गरीब में भी बैठते हैं, हर जगह जाते हैं हम तो। अच्छा MP साहब, सोच की बात है। आखिरी सवाल आपसे, जो हालिया दिनों में एक कंट्रोवर्सी बन गई श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी को लेके, तो उस पे एज ए BJP MP आप मुख्तसरन बता दीजिए कि आपका क्या स्टैंड है। देखिए, उसमें 2 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक तो वैष्णो देवी जो है वो किसी आस्था या अकीदे से जुड़ा हुआ जगह है जी। एक बड़ी कम्युनिटी का, उसका अकीदा उसके साथ जुड़ा है, उसकी आस्था जुड़ी है। दूसरी बात इसमें है कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का एक पूरे देश में नीट का एग्ज़ाम होता है, उसमें बच्चे ऑप्शंस भरते हैं और मेरिट्स पे जहाँ जहाँ मेडिकल कॉलेजेस हों, BDS हों, जहाँ अदर अलाइट उसकी ब्रांचेस हों, उसमें जाते हैं। तो मेरिट अपनी जगह वजन रखता है और अकीदा और आस्था अपनी जगह वजन रखता है।
दोनों पे गौर होना चाहिए। दोनों पे गौर होना चाहिए। थैंक यू।